हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विपिन सर, विपिन मैथ्स चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आइए हम लोग शाम वाले वीडियो में पर डे 30 क्वेश्चन करते हैं, जिसमें कि आपका जो प्लेटफॉर्म 2700 प्लस क्वेश्चन वॉल्यूम 2 है, उसी से हम लोग क्वेश्चन को कर रहे हैं। ठीक, उसमें टोटल आपका ग्रुप डी का क्वेश्चन दिया हुआ था, जिसे हम लोग ग्रुप डी वाले क्वेश्चन को सभी को सॉल्व कर लिए। ठीक, अब हम लोग जेई वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, उसका 1-2 क्लास और लगेगा। उसके बाद आपका जो आरपीएफ एसआई का क्वेश्चन है वो भी मैथ का उसमें दिया हुआ है। ठीक, तो हम लोग अब 1 क्लास और लगेगा, आज का क्लास और कल का क्लास, जिसमें जेई वाला क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ठीक, हम लोग 2070 क्वेश्चन तक ऑलरेडी देख चुके हैं, तो आज 2070 से हमें शुरू करना है। तो आइए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे न्यू होंगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे जो भी न्यू वीडियो अब डलेगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक, तो आइए, उम्मीद करते हैं आप शेयर कर दिए होंगे। दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो शेयर भी करें, ताकि और भी आपके दोस्त लोग जो भी हैं जिनको ज़रूरत है वो जुड़ सके। ठीक, वैसे दोस्तों को शेयर करना है जिनको इस चीज़ की ज़रूरत हो, जो इसका नीड हो, यानी कि आवश्यकता जिसको पड़ेगी वहीं इसको देखेंगे। ठीक, तो आप वैसे जो भी दोस्त हैं आपके साथ प्रिपरेशन करते हैं उनको भेजिए। और आप लोग प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे होंगे घर पे बैठकर। अभी कोचिंग वगैरह जो भी है सब बंद है, तो आप लोग घर पे बैठकर प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस ही एक ऐसा चीज़ है जो आपको आगे तक ले जा सकता है। ठीक, बिना प्रैक्टिस का कुछ भी नहीं मिलने वाला है। ठीक, तो प्रैक्टिस ज़रूर करें। आइए हम लोग शुरू करते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग शेयर कर चुके होंगे, तो शेयर कर दीजिए। अगर नहीं किए अभी तक तो कम से कम 5 दोस्तों में शेयर करें। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर आज का पहला होगा और 2071 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, बनाइए। कह रहा है कि दो वस्तुओं को 200 रुपये की दर से बेचा जाता है, जिसमें से एक पर 10% का लाभ होता है और दूसरे पर 10% की हानि होती है। तो शुद्ध लाभ या हानि प्रतिशत में ही पूछा हुआ है। देखिए, जब भी अगर प्रतिशत में पूछा जाए ना, तो रुपया का कोई यहाँ यूज ही नहीं है। एक को 10% का लाभ मिल रहा है, यानी कि 110 हो जाएगा। 10% लाभ मिलेगा तो 110, और एक पे 10% की हानि यानी 90 हो जाएगा, और बट्टा 100 रह जाता है यहाँ पे। ठीक, और देखिए दोनों से 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। 11,99 ये टोटल जो है विक्रय मूल्य हो गया। तब 99 देखिए क्या है, कितना कम है 100 से 1, तो 1% की हानि हो जाएगी। अगर ज्यादा रहेगा तो लाभ होगी, यहाँ से कम है तो क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। यही मान लीजिए आ जाता है 110, तो 10% की लाभ हो जाता। 99 आया है, 1% की हानि। 90 आता, 10% की हानि हो जाता। बात क्लियर है यहाँ से? तो यहाँ रुपया का कोई यूज ही नहीं है। 110 गुणे 90/100 कर लिए, 99%, इसका मतलब 1% की हानि हो रहा है। क्लियर? रुपये का यहाँ कोई यूज नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है ये 72 नंबर क्वेश्चन। देखिए, 71 आसान क्वेश्चन था। 72 बोला है कि पी क्यू आर किसी काम को क्रमशः, देखिए पी क्यू आर है, तीनों मिलकर किसी काम को करते हैं। ये 15 दिन में करता है, ये 20 दिन में करता है, और ये 30 दिन में किसी काम को करता है। ठीक है, यहाँ से बोला हुआ है। तो ठेकेदार काम को जल्दी खत्म करने के लिए उनमें से किन्हें 2 काम पर लगाएं ताकि काम जल्दी खत्म हो। ठीक, काम को करने के लिए बोला इनमें से कौन सा विकल्प सबसे अच्छा होगा। अब ठेकेदार जल्दी ही ना सोचेगा कि जल्दी काम कंप्लीट हो जाए। ठीक, बोला है इसमें से कौन सा विकल्प सही होगा जल्दी काम खत्म करने के लिए। देखिए बहुत सिंपल है। यहाँ सबसे पहले हम इसका टोटल वर्क निकाल लेंगे, क्षमता निकाल लेंगे कि कौन जल्दी काम कर रहा है। जिसका क्षमता कम होगा वो धीरे धीरे काम करेगा, जिसका क्षमता ज्यादा होगा वो जल्दी काम करेगा। तो पहले तो टोटल वर्क यहाँ से निकालिए। टाइम दिया हुआ है तो 60 हो जाएगा। तीनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, 60। अब यहाँ से हम क्षमता निकाल लेते हैं, इफिशियंसी। तो भाग देते जाते हैं, 15 चौके 60, 20 तिहाई 60, 30 दूना 60। अब चलिए ऑप्शन से मिला लीजिए। पहला ऑप्शन कह रहा है कि पी क्यू या क्यू आर को, अगर पी क्यू को करेंगे तो ये 7 काम कर रहा है, और क्यू आर को करेंगे तो ये 3 2 5 ही काम कर रहा है। तो ये आइदर वाला लगाया है, तो आइदर वाला में तो कोई होगा नहीं। यहाँ से आगे चलिए, अभी आइदर में नहीं होगा। पहला वाला यहाँ से ए ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, तो कह रहा है कि पी क्यू को, अगर पी क्यू से हम काम कराते हैं, दूसरा ऑप्शन बोला है पी क्यू, तो 4 और 3 7 काम करते हैं। ठीक, तीसरा ऑप्शन देखिए आर पी, अगर आर पी को लगाते हैं आर और पी को, तो 4 और 2 6 काम हो रहा है। ठीक,
उसके बाद कर रहा है क्यू आर, और क्यू आर को अगर लगाते हैं, आइदर वाला यहाँ से नहीं होगा, क्यू आर को लगाएंगे तो 5 काम होगा। तब आप ही बताइए इसमें से जल्दी कौन काम होगा? 7 काम यहाँ से कर रहे हैं, यही जल्दी होगा। यानी देख लीजिए किस ऑप्शन में है आपका पी क्यू, पी क्यू यहाँ से किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में है। तो बी ही हम लोग का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बात यहाँ से क्लियर हुआ? बहुत सिंपल है, यहाँ से बी ऑप्शन हो जाएगा। सबका हमने क्षमता निकाल लिया, तो क्षमता निकाले। अब ऑप्शन से देखेंगे, क्योंकि बोला हुआ है कि निम्नलिखित विकल्प में से कौन सा विकल्प अच्छा होगा उसके लिए। तो पहला तो आइदर में था ए वाला, तो ये होगा नहीं। बी वाला में पी क्यू दिया था, तो इनका एफिशिएंसी का योग 7 आ रहा है। ये आरपी दिया हुआ है तो 6 आ रहा है। क्यू आर दिया हुआ है तो क्यू आर को जोड़े हम लोग का कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। तो सबसे जल्दी काम किस कंडीशन में हो रहा है? तो पी क्यू वाला में इन लोगों का क्षमता 7 है, तो जल्दी काम करेंगे। तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए हम लोग का बी हो जाएगा। बात क्लियर है? यहाँ से कोई दिक्कत नहीं, सिंपल तरीका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 73 देखते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि P और Q एक साथ मिलकर, देखिए ये भी टाइम एंड वर्क का ही है। 73 P और Q मिलकर किसी काम को 30 दिन में करते हैं, Q और R मिलकर उसी काम को 24 दिन में करते हैं, और RP मिलकर उसी काम को 20 दिन में करते हैं। यहाँ भी हम क्या करेंगे? पहले टोटल वर्क निकाल लेते हैं। तो देखिए तीनों से कटने वाला 120 इनका एलसीएम हो जाएगा। ठीक, ये टाइम हो गया। तो यहाँ से हम क्षमता निकाल लेते हैं, एफिशिएंसी भाग दे देंगे, 4 हो जाएगा। ये 24 5 120 हो जाएगा, और ये 20 6 160 हो जाएगा। ठीक, अब हमें देखिए यहाँ से क्या बोला हुआ है, आपको क्वेश्चन क्या कर रहा है कि उन सभी को यह काम मिलकर पूरा करने में कितना दिन लगेगा? यानी कि पी क्यू आर तीनों को अगर मिलकर काम करना हो तो कितना समय लगेगा? तो तीनों का हम क्षमता यहाँ से निकालेंगे कि तीनों का संयुक्त क्षमता कितना है। अच्छा एक चीज़ देखिए कि अगर इन तीनों को जोड़ते हैं यहाँ से, इसमें P और Q है, इसमें Q और R है, और इसमें R और P है, यानी P 2 बार आ रहा है, Q भी 2 बार आ रहा है, R भी 2 बार आ रहा है। तो 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे P प्लस Q प्लस R हो जाएगा, और ये सब जोड़ने पे 6 4 10 5 15 आ रहा है। ये बात समझ में आया है? ये सभी 2 बार आ रहा है, यहाँ पे जोड़ने पे 2 बार आ रहा है, तो 2 हमने कॉमन ले लिया, तो 2 इंटू पी प्लस क्यू प्लस आर 15 आ रहा है। तो अब 2 से इधर भाग दे देंगे, अर्थात पी क्यू आर का क्षमता हो जाएगा यहाँ से 15/2 हो जाएगा। तो यही हमें पूछा हुआ है कि तीनों मिल करके काम को कितना देर में करेंगे। तो टोटल काम 120 है, और तीनों को मिला करके क्षमता 15/2, यानी 2 ऊपर चला जाएगा, इससे भाग दे देंगे, आराम से आ जाएगा आंसर आपका। तो देखिए कितना आ रहा है? 15 8 120, यानी 8 दूना 16 दिन में ये लोग कंप्लीट कर लेंगे। अगर सब मिलकर काम को करेंगे तो कितना दिन में हो जाएगा? 16 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर हम लोग का ए हो जाएगा। बात यहाँ से क्लियर हुआ? सिंपल, हमने पहले तो क्षमता सबका निकालेंगे ही। अब यहाँ से पी क्यू आर तीनों को मिला करके बात बोला है कि तीनों मिलकर काम कितना दिन में करेंगे। तो हम तीनों को जोड़े, यहाँ से 6 4 10 5 15 आ रहा है, लेकिन इसमें पी 2 बार है, क्यू भी 2, सब 2 बार है, तो 2 कॉमन लेकर इसे भाग दे दिए, अर्थात पी क्यू आर की क्षमता 15/2 हो जा रहा है। तो किसी काम को कितने दिन में, इसी काम को कितने दिन में करेंगे लोग? तो 120 में 15/2 से भाग दे दिए, 16 दिन हम लोग का आ जा रहा है। ऑप्शन नंबर हम लोग का ए हो जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 74 नंबर आइए। 74 बोला है हमें कि यदि किसी संख्या का 1/7 संख्या में से घटाया जाता है, जैसे संख्या मान लीजिए कि x है, तो हमें x/7 इसमें से घटा लेना है। तो कितना हो जाएगा? 7 एकम 7, 6/7 x हमें प्राप्त हो रहा है। ठीक, तो अब कह रहा है तो परिणामी संख्या से 30 कम हो जा रहा है। अब ये जो संख्या है ना, परिणामी संख्या जो है मेरे मूल संख्या से 30 कम हो जा रहा है, यानी x में से हम 6/7 x घटा लेंगे। अच्छा एक सिंपल देखिए, सिंपल तरीका से बन जाएगा, ऐसे नहीं करेंगे। क्या बोला है हमें कि यदि किसी संख्या का 1/7 संख्या में से घटाया जाता है तो परिणामी संख्या से 1/30 कम हो जाता है। तो अब संख्या का 1/7 जब घटाएंगे तो 1/7 घटाने पे जो संख्या मिल रहा है वो 30 कम हो जा रहा है, यानी 1/7 का वैल्यू 30 हो जा रहा है। तो संख्या 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 7 × 21 210 हो जाएगा हम लोग का। इसलिए कह रहे थे कि ये सिंपल हो जाएगा। जब हम संख्या का 1/7 घटा रहे हैं तो परिणामी संख्या से जितना घटाएंगे उतना ही ना कम होगा, इसलिए कह रहे थे कि 1/7 घटाए हैं तो यही 1/7 कम हो जाएगा, और ये किसके बराबर है? 30 के बराबर। तो जो मूल संख्या होगी 1 वो किसके बराबर हो जाएगी? तो तिरछा गुणा कर लेंगे, 7 × 21 210 के बराबर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, तो इसमें कोई इश्यू नहीं था, सिंपल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है?
देखिए अगला हमें बोला हुआ है, ये संख्या दिया हुआ है जो एक पावर के रूप में दिया हुआ है, 2 के पावर 2, 3 के पावर 2 गुणे 5 गुणे 7 दिया हुआ है पहला संख्या। दूसरा संख्या यहाँ से दिया हुआ है कि 2 के पावर 2 गुणे 3 गुणे 5 के पावर 2 गुणे 7 दिया हुआ है। और 3 संख्या दिया हुआ है 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। ठीक, अब इसे हमें बोला है ना कि इनका एलसीएम क्या होगा, हमें एलसीएम पूछा हुआ है। ठीक, एचसीएफ एलसीएम पावर के रूप में हम आपको बताए हुए थे कि जो मैक्सिमम पावर होता है ना, एलसीएम बराबर मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम पावर, और इसमें कोई छूटना नहीं चाहिए, ये भी ध्यान रखना होगा। और एचसीएफ जो होता है ना, एचसीएफ वो मिनिमम पावर होता है जो कॉमन रहे, मिनिमम और यहाँ पे कॉमन रहना चाहिए, कॉमन रहना चाहिए। और एलसीएम में कोई भी छूटना नहीं चाहिए, ये बात ध्यान रखना होगा। मैक्सिमम पावर देंगे और सभी उसमें डिजिट आना चाहिए, सभी जो अंक आना चाहिए, और मिनिमम ये एलसीएम में मिनिमम होना चाहिए और कॉमन होना चाहिए। तो अब हमें एलसीएम निकालना है, तो देखिए 2 का सबसे मैक्सिमम पावर इसमें क्या है, 2 है, तो 2 के पावर 2 लिख दिए। अब 3 का सबसे मैक्सिमम पावर क्या है, तो 3 के पावर 2 है, तो 3 के पावर 2 ही लिख दिए। 5 का भी मैक्सिमम का पावर क्या है, तो 5 के पावर 2 हो जा रहा है। और 7 का मैक्सिमम पावर 1 है, तो 7 ही लिख दिया। अब देखिए इसमें कोई भी डिजिट नहीं छूटा है, 2, 3, 5, 7 सबको ले लिए, तो यही हम लोग का एलसीएम हो जाएगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन, इसको गुणा के रूप में लिखा हुआ है, तो गुणा कर नहीं देंगे इसको, सिंपल। ये देखिए 5 का स्क्वायर यानी 5 पचे 25 चौके 100 9 900, और 900 में 7 से गुणा करेंगे तो 9 7 6300 हम लोग का एलसीएम हो जाएगा। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो ये बात ध्यान रखिएगा, एलसीएम मतलब मैक्सिमम पावर और एचसीएफ मतलब मिनिमम पावर जो कॉमन होना चाहिए, और एलसीएम में कोई भी छूटना नहीं चाहिए, सबको आपको लेना पड़ेगा। ठीक, तो एलसीएम हम लोग बहुत सिंपली तरीके से निकाल लिए, सबका जो मैक्सिमम पावर है वो ले लिए और सबको गुणा कर लिए, हम लोग का कितना आ गया, 6300 आंसर आ गया। क्लियर, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि 3 से विभाजित होने वाली 3 अंकों की कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभाजित होती है। अच्छा, 3 अंक की संख्या मतलब कहां से, 100 से लेकर 999 तक। इस क्वेश्चन को ऐसे पूछा जा सकता है कि 100 से लेकर 999 तक ऐसी कितनी संख्या है जो 3 से पूर्णतः विभाजित है। देखिए इसको 2 तरीका से बना सकते हैं, एक तो एपी से बनाइएगा, थोड़ा लंबा जाएगा, उसमें फार्मूला लगेगा, और बिना फार्मूला का हम बता रहे हैं कि सबसे पहले हम 1 से लेकर 999 तक निकाल लेंगे कि कितनी ऐसी संख्या है जो 3 से विभाजित है। उसके बाद से हम क्या करेंगे कि 1 से लेकर 99 तक को हम घटा देंगे, 99 तक को क्या करेंगे, घटा देंगे, तो हमारी संख्या निकल जाएगी। कहाँ से कहाँ तक, 100 से लेकर 999 तक। तब इसको देखिए करने के लिए क्या करते हैं, अगर हमसे कोई पूछे कि 1 से लेकर 999 तक कितनी ऐसी संख्या है जो 3 से विभाजित है, तो इस 999 को हम 3 से भाग दे देते हैं। 999 को जब 3 से भाग देंगे तो 333 हो जाएगा, यहाँ कट जाएगा ना, 999 आ जाएगा। 333 जो है ऐसी संख्या होगी जो 3 से विभाजित होगी 1 से लेकर 999 तक। अब 1 से लेकर 99 तक, तो 99 को भी हम 3 से भाग देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 33 आ जाएगा। 33 या 99, तो इसमें से 33 घट जाएगा, यानी कि देख लीजिए कितनी ऐसी संख्या हो जा रही है, 300 ऐसी संख्या हो जा रही है 3 अंकों की, जो कि क्या होगी, तो यहाँ से 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो सिंपल क्वेश्चन था, 1 से लेकर हमने 999 तक निकाला, तो 999 को 3 से भाग दिया तो 333 आ गया। उसमें से 99 तक वाले संख्या को हम क्या करेंगे, घटा लेंगे। तो इसको हम घटा लिए 33 को संख्या, यानी कि 300 ऐसी संख्या है जो 3 से पूर्णतः विभाजित है, तो ऑप्शन नंबर ए हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्लियर, सिंपल क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 77 नंबर है, 77 नंबर 2077, तो बहुत सिंपल है जी। 0.004 में गुणा करना है, 0.5 से हमें गुणा करना है। देखिए दशमलव का हम क्रिया बाद में करेंगे, सबसे पहले गुणा कर लेते हैं। तो देखिए 5 में 4 से गुणा करिएगा तो 20 आएगा। अब देखिए यहाँ से दशमलव के बाद कै गो अंक है, यहाँ 1 अंक है और यहाँ 3 गो अंक है, यानी कि 4 गो अंक हमें छांटना होगा। तो गिन लेते हैं, 1 2 3 4 गो अंक छांट देंगे, यहाँ हम दशमलव लगा लेंगे। बात क्लियर, सिंपल तरीका। 5 के 20, 4 गो अंक छांटना है, तो 1 2 3 4। तो अब इसका तो कोई वैल्यू रहता ही नहीं है, दाएं दशमलव के दाएं अगर 0 रहे तो कोई वैल्यू नहीं है, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। 0.002 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो बहुत आसान तरीका है, आसान क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी संख्या को 234 से विभाजित किया जाता है, जब 234 से हम भाग देते हैं तो शेषफल हम लोग का 36 बचता है। देखिए
शेषफल 36 बचता है, तो यदि उसी संख्या को 13 से भाग दें, अगर 13 से भाग दें तब शेषफल कितना होगा। देखिए इस तरह के क्वेश्चन आप बनाए होंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर ये इससे कटता हो, 13 से कटता हो तो 13 से कटेगा ही कटेगा। देखिए 13 एकम 13, 13 8 104 हो जा रहा है। यानी कि जब ये पहला भाजक अगर दूसरे भाजक का गुणज हो तो हम सिर्फ शेषफल में भाग दे करके शेष निकाल लेते हैं। तो 36 में हम अगर भाग दे दे 13 से तो 13 दूना 26 हो जाएगा और 10 हम लोग का शेषफल हो जाएगा, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। बात क्लियर। अगर पहला भाजक दूसरे भाजक का गुणज है तो हमें शेषफल में ही भाग दे करके शेष निकाल लेंगे, वही हमारी संख्या आ जाएगी। बात क्लियर, सिंपल क्वेश्चन। तो यहाँ से हम लोग का शेषफल कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 420 का 4/7 निकालना है और उसके बाद 200 का 3/5 निकालना है। तो पूछा हुआ है ना कि ये इससे कितना अधिक है, तो दोनों का निकाल करके घटा देना है बस। 7 छक 42, तो 6 चौके 24, 240 आ गया, माइनस यहाँ निकाल लीजिए, 5 चौके 20 हो जाएगा ना, 4 3 12, 120 है तो 240 में से 120 घटा लेंगे, 120 हम लोग का आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ से ए हो जाएगा हम लोग का आंसर। क्लियर, सिंपल क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। अगला क्वेश्चन 80 नंबर देखिए। 80 नंबर क्या कहा है। 80 नंबर क्वेश्चन देखने में थोड़ा अच्छा लग रहा है लेकिन है बहुत आसान। ठीक, आप लोग भी बनाइए। 25 + 10√6 इंटू 25 - 10√6। देखिए यहाँ से ना थोड़ा आसान कर दिया है। अगर दो संख्याएं रूट में ऐसे रहे, √3 गुणे √3, तो हम क्या कर लेते हैं, इसको एक में भी कर सकते हैं ना, एक में ऐसे गुणा में कर लेते हैं। तो 3 से हम 1 3 निकाल लेते हैं, इसका 3 आंसर आ जाता है। तो उसी तरह का ये भी है, ये दोनों को हम एक रूट में बना सकते हैं। इस रूट को हम हटा सकते हैं, इस रूट को हटा करके एक ही में हम दोनों को कर लिए, यही हमें गुणा करना है। ठीक, गुणा में ये फायदा होता है कि आप एक रूट में कर सकते हैं। तब यहाँ से गुणा कर लीजिए, ये a + b इंटू a - b क्या होता है, √a² - b² हो जाएगा। a + b इंटू a - b का क्या होता है फॉर्मूला, a² - b²। आपको याद होना चाहिए। तो 25 a की जगह 25 है तो 25 का होल स्क्वायर 625 माइनस, अब यहाँ है देखिए इसका होल स्क्वायर कर देना है, तो 10 दहा के 100 छके 600 हो जाएगा। तो जब हम 625 में से 600 घटा लेंगे 25 हो जाएगा, और 25 का वर्गमूल आपको पता है कि कितना होता है, 5 होता है। तो 5 हम लोग का आंसर हो जाएगा। बात क्लियर, सिंपल क्वेश्चन था। a + b इंटू a - b, तो a² - b² √25, और 25 का वर्गमूल कितना हो जा रहा है, 5। तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। सिंपल क्वेश्चन था, आराम से हम लोग बना लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 81 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए 81 नंबर क्वेश्चन देखिए। 81 नंबर क्या कह रहा है, 2081 हमें बोला हुआ है कि एक समकोण पिरामिड है। ठीक, पिरामिड का आधार कह रहा है कि 16 इकाई विकर्ण वाला एक वर्ग है और इसकी तिर्यक भुजा 17 इकाई है। तो इसकी ऊर्ध्वाधर ऊंचाई यानी कि लंबवत ऊंचाई हमें निकालना है। ठीक, देखिए थोड़ा सा इसका फिगर समझ जाइए। पिरामिड और प्रिज्म में अंतर होता है। ये इसका जो आधार है ना एक वर्ग है। ठीक, आधार एक वर्ग है। ऐसे पिरामिड का जो है ना ऊपरी हिस्सा जा करके मिल जाता है, जैसे शंकु आप देखे हैं। ठीक, वैसे ही पिरामिड का क्या होता है, ऊपरी हिस्सा जाकर ऐसे मिल जाता है। ये वाला नहीं दिखाई देगा, 3D फिगर है, तो ये ऐसे जा करके यहाँ पे मिल गया है। ठीक, चारों कोना से ऐसे। ठीक, तो ये एक यहाँ से पिरामिड है और ये कह रहा है कि इसका जो बेस है ना, ये आधार, तो आधार एक वर्ग है और जिसका विकर्ण यहाँ से ये दिया हुआ है, विकर्ण की लंबाई हमें दिया हुआ है कितना, तो 16 इकाई है। ठीक, 16 यूनिट है। और एक बात बोला है ना कि ये तिरछी भुजा का मतलब हुआ ना जो शीर्ष से मिल रही हो, ऊपर वाली जो जहाँ पे तीनों सभी वर्टेक्स जाकर मिले उससे ये, और ये आधार के शीर्ष से जो मिलेगी यही तिरछी भुजा हो जाएगी। तो ये तिरछी भुजा 17 यूनिट दिया हुआ है, यहाँ से 17 यूनिट ये दिया हुआ है, 17 इकाई। ठीक, तो अब हमें पूछा हुआ है ना कि इसका जो लंबवत ऊंचाई है ना, लंबवत ऊंचाई मतलब एकदम बीचों बीच सेंटर पे जाकर यहाँ से मिलेगा। ठीक, तो यही ये लंबवत ऊंचाई हमें पूछा हुआ है कि कितना होगा। तो थोड़ा सा देखिए इस चीज को, ये लंबवत ऊंचाई है ना, इस पे आकर लंब रहेगा ऐसा। तो इस फिगर को हम इधर ऐसे बना लेते हैं। ये समकोण त्रिभुज के आकार का होगा ऐसे। ये जो तिरछी ऊंचाई था ये 17 मान लिए, और ये यहाँ से यहाँ वाला ये ऊंचाई हमें नहीं पता है, ये h मान लेते हैं। और ये जो हो जाएगा ये टोटल मिला करके 17
17 है, ठीक 16 है, 16 यूनिट है, टोटल विकर्ण कितना है 16, तो ये आधा आधा बांटेगा तो ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब तो आपको ट्रिपलेट पता ही होगा, ये एच का वैल्यू पूछ रहा है तो हमें, तो ये 8 15 8 और 17 होता है ट्रिपलेट, ठीक। ये ट्रिपलेट आपको पता होगा, नहीं याद होगा तब भी आप निकाल सकते हैं 17 का होल स्क्वायर, ऐसे तो 15 सेंटीमीटर हम लोग का आंसर हो जाएगा। ये ऊंचाई कितना हो जाएगा तो 15 यूनिट हो जाएगा, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। अगर वैसे भी नहीं निकल रहा है तो पाइथागोरस प्रमेय तो पता ही होगा ना, 17 का होल स्क्वायर 289 और 64 घटाएंगे तो 225 हो जाएगा, 225 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। ऐसे इस चीज का ट्रिपलेट बहुत जगह यूज होता है, तो हम लोग का कितना आंसर हो जाएगा 15 यूनिट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ से हमें डी में दिया हुआ है। बात क्लियर हुआ, आप समझ गए, कोई दिक्कत इसमें, फिगर से आराम से समझ गए होंगे। देखिए प्रिज्म और पिरामिड का फिगर अगर बनाने आ गया ना तो सब कुछ हो गया। प्रिज्म मतलब कि लंबवत रहेगा और पिरामिड मतलब ऊपर जाकर मिलेगा, तो ये पिरामिड ऊपर जाकर मिल रहा है और ये तिरछी ऊंचाई 17 दिया हुआ है, ये विकर्ण जो दिया हुआ है ना आधार जो वर्ग है तो इसका विकर्ण 16 यूनिट और ये लंबवत ऊंचाई दिया हुआ है, यहाँ से लंब रहेगा, ठीक। तो ये लंब इसको, इस चीज को हम यहाँ पे समझने के लिए बना लिया और ये आधा आधा बांट देगा तो ये 8 इधर हो जाएगा 8 इधर हो जाएगा, यहाँ 8 लिख दिए, ये 17 है तो और ये कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, अर्थात हम लोग का जो लंबवत ऊंचाई होगा वो 15 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए 82 आइए, 82 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 82 क्या कह रहा है पढ़िए, बोला है कि 6 सेंटीमीटर भुजा वाले समषटभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक। षष्ठभुज एक और उसका एरिया हमें पूछा हुआ। अब षष्ठभुज देखिए ऐसे ही नहीं बनता है, 6 भुजा वाला आकृति रहता है, समषटभुज है, सभी 6 भुजा क्या है यहाँ से बराबर है, तो इसी का हमें एरिया पूछ रहा है और ये कितना सेंटीमीटर है 6 सेंटीमीटर, सब 6 सेंटीमीटर है, तो इसका एरिया पूछ रहा है। देखिए अगर आपसे षष्ठभुज का एरिया पूछा जाए तो देखिए सबसे आसान आपको तरीका बताते हैं, इसको यहाँ से मिला दीजिए, सभी शीर्ष को अपोजिट वर्टेक्स को मिला दिए और ये एक जगह जाकर कटेगा और ये 6 है ना तो ये भी सब 6 का हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर का हो जाएगा, अर्थात हमें यहाँ से त्रिभुज प्राप्त होगा जो कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, समबाहु त्रिभुज होगा और कै गो मिलेगा तो 6 वो समबाहु त्रिभुज मिलता है, 1 2 3 4 5 6 समबाहु त्रिभुज मिलता है। तो इसका एरिया आप डायरेक्ट याद रखिएगा, समबाहु त्रिभुज का एरिया क्या होता है, इसका एरिया डायरेक्ट याद रखेंगे, √3/4 a स्क्वायर होता है ना समबाहु त्रिभुज का, तो इसमें हमें 6 से गुणा कर लेना है, यानी 6 गुणे √3/4 a स्क्वायर हो जाएगा। बात यहाँ से क्लियर, क्यों 6 से गुणा किए हैं, क्योंकि 6 वो समबाहु त्रिभुज यहाँ से बनता है, तब सिंपल हो गया, 6 गुणे √3/4 और इसका साइड कितना है 6 है, तो 6 गुणे 6 हो जाएगा। यहाँ से देखिए कटा दीजिए, इसको हम 36 लिख देते हैं, आसान रहेगा कटाने में, 4 9 36 हो जाएगा, तो 9 6 कितना हो जाएगा 54, ये 4 9 36, तो 9 6 54 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया हो जाएगा। बात क्लियर, तो आप एक बात समझ गए यहाँ से कि जो हेक्सागोन, ये समषष्ठभुज जो होता है हेक्सागोन, इसका एरिया कितना होता है तो 6 गुणे √3/4 a स्क्वायर होता है, 6 गुणे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, इस तरह से याद रखना है। बात क्लियर, तो हम लोग का 54 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी ऑप्शन नंबर सी हम लोग का आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। कितने आप आसानी से ज्योमेट्री को आप पढ़ ले रहे हैं, ज्योमेट्री का वीडियो हम डालेंगे, बहुत लोग कमेंट किए थे कि सर ज्योमेट्री का भी वीडियो डालिए, तो आपका सब डलेगा वीडियो, थोड़ा सा इस चीज़ को कंप्लीट कर लिएगा, उसके बाद सब डलेगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है, किसी मूलधन पर 10% की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, देखिए आपको बहुत बार फार्मूला लिखा चुके हैं, 2 साल का D2 यानी कि 2 साल का अंतर होता है, D2 बराबर डिफरेंस ऑफ 2 ईयर्स SI और CI का क्या होता है PR स्क्वायर बट्टा 100 स्क्वायर होता है, ये आपको बहुत बार लिखा चुके हैं। 3 साल वाला लिखा है कि D3 इक्वल टू होता है PR स्क्वायर इंटू 300 प्लस R और बट्टा 100 क्यूब होता है, ठीक। तो इसी का यूज़ करके हम लोग आराम से बना लेंगे, ये 3 साल वाला फॉर्मूला है और ये 2 साल वाला, डायरेक्ट आपका अंतर से रिलेटेड क्वेश्चन बन जाएगा इससे। तो देखिए डिफरेंस हमें दिया हुआ है, यहाँ से कितना दिया हुआ है 3 साल का अंतर, यहाँ से 620 दिया हुआ है, प्रिंसिपल पूछ रहा है और जो इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10 है, तो 10 का होल स्क्वायर यहाँ से 100 हो जाएगा और गुणे 300 में R को जोड़ लेना है, तो R 10% है, तो 300 में 10 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 310 और बट्टा 3 को 100 हो जाएगा, 100 गुणे 100 गुणे 100 हो जाएगा, 100 का क्यूब है। तो देखिए 100 से इस 100 को काट दे रहे हैं, ठीक। और उसके बाद हम यहाँ से तो इस 0 से एक और, अच्छा है डायरेक्ट, ये देखिए
310 से ये 2 मर्त में कट जा रहा है, तो यहाँ से अब तिरछा गुणा कर लेते हैं तो P का वैल्यू हम लोग का क्या निकल जाएगा कि यहाँ 2 पर कै गो जीरो, तो 1 2 3 4 गो जीरो हो जाएगा। इसका मतलब 20,000 रुपया जो है प्रिंसिपल हम लोग का आंसर आ जाएगा। ठीक, बात क्लियर, फॉर्मूला याद रहेगा ना, 2 साल का PR² बट्टा 100², 3 साल का PR² इंटू 300 प्लस R बट्टा 100³ फॉर्मूला से डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, याद रखिएगा आप। ठीक, तो 20,000 हम लोग का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िए, क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक निश्चित दूरी को तय करने के लिए नाव द्वारा धारा के विपरीत दिशा में और धारा के समान दिशा में लिए गए समय का अनुपात 4:1 है। ठीक, देखिए यहाँ से धारा के विपरीत दिशा और धारा के दिशा में उल्टा लिखा हुआ है, तो हम लिख लेते हैं ऐसे, धारा के विपरीत अनुपात धारा की दिशा, धारा की दिशा, धारा का दिशा। और यहाँ जो टाइम का रेशियो है ना हमें दिया हुआ है, ये टाइम का रेशियो कितना दिया हुआ है, 4:1 का रेशियो हमें दिया हुआ है। ठीक, धारा के विपरीत और धारा की दिशा में समय का अनुपात 4:1 है, तो देखिए डिस्टेंस जब सेम रहता है ना तो टाइम का उल्टा स्पीड हो जाता है। ठीक, हमें स्पीड का यहाँ से रेशियो पूछा हुआ है, तो ये 1 इधर आ जाएगा और 4 इधर हो जाएगा। इसका मतलब धारा के विपरीत का 1 हो जाएगा और धारा की दिशा में 4 हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन में लेकिन उल्टा पूछ दिया है, यहाँ से बहुत लड़के गलत किए होंगे इस क्वेश्चन को। ठीक, देखिए हम ये जो निकाले हैं ये धारा के विपरीत और धारा के दिशा का ये जो है रेशियो निकलेगा, तो आंसर अगर धारा के विपरीत और धारा के दिशा में पूछा होगा तो यही होगा। तो देख लीजिए क्या पूछा है हमें, कह रहे हैं कि धारा के दिशा में और धारा के विपरीत दिशा में, इसका उल्टा हमें पूछ रहा है कि धारा के दिशा में, तो धारा के दिशा में यहाँ कितना है 4 है स्पीड और धारा के विपरीत दिशा में 1 है, तो 4:1 ही हम लोग का आंसर हो जाएगा, 4:1 ही आंसर हो जाएगा। बात आपको समझ में आया कि नहीं आया, देखिए फिर समझ लीजिए, धारा के विपरीत दिशा में 4 समय ले रहा है, धारा की दिशा में 1 समय ले रहा है, तो ये जो टाइम का रेशियो होता है ना स्पीड का उल्टा होता है, तो स्पीड निकालना होता है 1 यहाँ आ जाएगा और 4 यहाँ आ जाएगा। यानी धारा की दिशा में 4 था तो 4 पहले लिख लेंगे क्योंकि पहले धारा की दिशा में पूछा है, और उसके बाद धारा के विपरीत वाला को बाद में रखेंगे, तो 4:1 ही हम लोग का आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बहुत लड़के इसमें गलत किए होंगे, लेकिन यहाँ पे उल्टा क्वेश्चन पूछ दिया है। ठीक, कि धारा के दिशा में और धारा के विपरीत दिशा में अगर आप इस चीज को अगर लिख लीजिएगा तो कभी गलत होने का पॉसिबिलिटी ही नहीं बनता है। ठीक, इसीलिए इस बात को हमने लिख कर आपको समझाया। तो 1:4 नहीं होकर के हम लोग का क्या हुआ 4:1 आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला हमें बोला हुआ है 85 नंबर, देखिए क्या बोला हुआ है, बोला है कि एक घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के अंकित मान आपस में बराबर है, तो घन का आयतन हमें निकालना है। देखिए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 6L² और इसका आयतन क्या होता है L3, तो ये दोनों आपस में बराबर है, दोनों को बराबर कर लिए। पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुणे भुजा स्क्वायर और भुजा क्यूब क्या हो जाता है आयतन हो जाता है। तब यहाँ से ये देखिए 2 से 2 कट जाएगा, 1 L बच जाएगा, यानी L का वैल्यू अगर 6 सेंटीमीटर मिल गया तब आयतन क्या होता है, आयतन बराबर भुजा क्यूब हो जाएगा, आयतन इक्वल टू आयतन बराबर भुजा क्यूब, तो 6 का क्यूब कितना हो जाएगा 216 आपका आंसर हो जाएगा, 216 सेंटीमीटर क्यूब हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक, यानी कि ऑप्शन नंबर देख लीजिए, घन इकाई या फिर जिसमें रहे घन यूनिट में है तो ये यूनिट में है, यहाँ से 6 यूनिट आ जाएगा, यूनिट तो ये 6 यूनिट का क्यूब हो जाएगा। ठीक, 6 घन इकाई यूनिट क्यूब हो जाएगा। ठीक है, सेंटीमीटर में नहीं दिया है, सिंपल क्वेश्चन था, पृष्ठीय क्षेत्रफल भुजा आयतन बराबर था, तो एल का वैल्यू 6 यूनिट आ गया, तो 6 का होल क्यूब कितना हो जाएगा 216 यूनिट का घन यूनिट हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, चलिए 86 देखिए, 86 क्या कह रहा है, 86 कह रहा है किसी वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए यदि दुकानदार उस अंकित मूल्य 80 रुपया है। ठीक, फिक्स प्राइस 80 रुपया है, यहाँ से फिक्स प्राइस या मार्केट प्राइस बोलते हैं 80 रुपया है, तो इसका हमें निकालना है विक्रय मूल्य निकालना है, और 2 गो इस पे छूट दे रहा है। पहला छूट 5% का। अच्छा एक चीज बताइए कि जब इस पे 5% छूट देकर बेचेंगे तो 95/100 हो जाएगा, 5% छूट देकर बेच रहे हैं। एक और जब छूट देंगे तो ये भी क्या हो जाएगा 95/100 हो जाएगा, तो ये डायरेक्ट हम लोग का विक्रय मूल्य यहाँ से निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा हम लोग का एसपी सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। बात क्लियर, 80 रुपये का था, 2 बार 5% का छूट देंगे तो 95/100 95/100 ये हम लोग का विक्रय मूल्य हो जाएगा। अब कटा दीजिए सिंपल, देखिए
ये 0 से 0 कट जाएगा, 5 दूना 10 और 5 से 19 मिनट में कट जाएगा, 2 से कटा दिए, 2 चौके 8 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ गुणा कर लेना क्या, 19 × 5 = 95, 5 हो जाएगा और 19 9 171 और 9 कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। और इसको 4 से गुणा कर लेते हैं तो 5 चौके 20, यहाँ 4 से गुणा कर लेते हैं तो, और 18 चौके 72, 72 20 आ जा रहा है, 72 20 और नीचे 100 है तो भाग देंगे तो यहाँ चला जाएगा, यानी कि 72 रुपये 20 पैसा जो हो जाएगा इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा। बात क्लियर, सिंपल क्वेश्चन था। 80 में 2 बार 5-5% का छूट दिए, बस निकाल लिए हम लोग का 72 रुपये 20 पैसा आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। देखिए ये कट रहा था 5 से, लेकिन 0 अगर रहता है ना नीचे तो नहीं कटाएगा तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, भाग देने में आसानी रहता है 100 से, ठीक। तो हम लोग का कितना आ जा रहा है 72 रुपये 20 पैसा, जो कि ऑप्शन नंबर हम लोग का बी हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, 87 नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 87 क्या कह रहा है, 87 कह रहा है कि जब किसी संख्या के 8 गुने में 4 जोड़ा जाता है तो प्राप्त परिणाम 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अच्छा, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है, 100 है। 100 से जब छोटा आएंगे तो 2 अंक का 99 आ जाएगा। तो हमें यहाँ से थोड़ा छुपा हुआ है कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 होता है। तो जब किसी संख्या के 8 गुने में, जैसे मान लेते हैं कि वह संख्या x है, तो x का 8 गुना कितना हो जाएगा 8x, और इसमें क्या हमें जोड़ा जाता है 8 गुने में 4 जोड़ा जाता है। 4 जब जोड़ रहे हैं तो ये कितना प्राप्त हो जा रहा है, तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 मिल जाता है। बात क्लियर, जब किसी संख्या के 8 गुने में 4 जोड़ रहे हैं तो 100 प्राप्त हो जा रहा है, यानी यहाँ से अब क्या हो जाएगा 8x = 100 में से 4 घटा लीजिए, यानी कि 96 हो जाएगा। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 12 × 8 = 96 हो जाएगा। तो अब हमें क्या पूछा था यहाँ से कि वह संख्या क्या है, तो यही संख्या थी ना, हम x माने थे, तो x का वैल्यू 12 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर, सिंपल क्वेश्चन था, संख्या को x मान लिए तो 8 गुना यानी कि 8x में 4 जोड़ने पर 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या मिल रहा है, तो x का वैल्यू 12 आ जा रहा है, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 88 नंबर। 88 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 88 बोला है कि 2 चचेरे भाइयों की आयु का योग जो है 35 है। वर्तमान योग की बात कर रहा है कि 35 वर्ष है। 10 साल पहले इनकी आयु का अनुपात 2:3 था। देखिए 10 वर्ष पहले, ये 10 वर्ष पहले का रेशियो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 2:1 का रेशियो दिया हुआ है, ठीक, 2:1 था। अच्छा देखिए ये अभी का इनका योग दिया हुआ है, अभी का योग कितना दिया हुआ है 35 दिया हुआ है, ठीक, 35 दिया हुआ है। तो अगर ये 10 साल पहले हम जाएंगे, इसमें हमें 10 साल पहले जाना है, अभी का दोनों का योग 35 है, तो अगर 10-10 साल दोनों में जुड़ा हुआ है, यानी कि जब 10 साल पहले का योग निकालेंगे, 10 साल पहले का योग, तो इसमें 10-10-20 घटाना होगा, अर्थात ये 15 हो जाएगा। ये बात क्लियर हुआ। अभी दोनों का योग जो है 35 है, तो 2 आदमी हैं तो 10-10 साल दोनों में से घटाएंगे, यानी कि 20 साल घटाएंगे तो ये 10 साल पहले का योग हो जाएगा। और 10 साल पहले का रेशियो यहाँ से दिया हुआ है, तो रेशियो जोड़ रहे हैं तो 3 आ रहा है। इस 3 यूनिट का वैल्यू अगर 15 है तो 1 यूनिट का वैल्यू हम लोग का 5 हो जाएगा। तो ये 2 यूनिट का वैल्यू 10 हो जा रहा है और 1 यूनिट का वैल्यू हम लोग का 5 आ गया। तो अब क्या पूछा है यहाँ से कि उनकी वर्तमान आयु निकालना है। तो देखिए ये 10 साल पहले की आयु निकला है, तो वर्तमान अगर निकालना होगा तो क्या करेंगे हम लोग, वर्तमान अगर निकालना है तो 10-10 दोनों में जोड़ देंगे। पहला भाई 10 साल पहले 10 साल का था, तो अभी कितना साल का होगा 20 वर्ष का होगा, और इसमें जब 10 जोड़ेंगे तो ये 15 वर्ष का हो जाएगा, ठीक। तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। पहला वाला 20 साल का होगा और दूसरा वाला 15 साल का होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बात क्लियर यहाँ से। ये इनका 10 साल पहले का रेशियो दिया हुआ था, तो अभी ये 25 साल के हैं, 35 साल के हैं, तो 10 साल पहले जब जाएंगे तो 15 साल इनका योग हो जाएगा। 10-10 साल दोनों में से घटा लेंगे, तो ये 2 1 3 का वैल्यू 15 यूनिट, तो 1 का वैल्यू 5, तो 2 का वैल्यू 10, 1 का वैल्यू 5। तो ये अब 10 साल पहले का निकल गया, तो 10-10 दोनों में जोड़ देंगे तो एक 20 साल का हो जाएगा, एक 15 साल का हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 89 क्या कह रहा है, 89 हम लोग का बोला हुआ है कि एक समकोण त्रिभुज में भुजाओं का अनुपात 1:2:1:1:2 है। देखिए एक समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल में हमेशा एक 90 डिग्री रहेगा, ठीक, हमेशा एक 90 डिग्री का रहेगा कोण, ये 90 डिग्री रहेगा। तो यहाँ से हमें बोल रहा है कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। देखिए ABC ऐसे, ठीक, और ये बोला है ना हमें कि एक समकोण त्रिभुज में भुजाओं का रेशियो 1:1:√2 है, तो cos A cos B
माइनस साइन ए इंटू साइन बी का मान निकालना है। देखिए बहुत सिंपल है, ये एक है ये भी एक है, ये दोनों तो कभी बराबर हो नहीं सकते ना, तो 1:1:√2 का रेशियो हमें, ठीक। तो यहाँ से देखिए एक चीज़ बहुत सिंपल है यार, जब ये 1:1:√2 हो गया, इसका मतलब ये दोनों भुजाएं बराबर है, ये दोनों भुजाएं बराबर है ना, देखिए दोनों का रेशियो बराबर है। तो जब भुजा बराबर है तो यहाँ एंगल भी बराबर होंगे, और ये कितने कितने डिग्री के हो जाएंगे, तो 45 की डिग्री के हो जाएंगे। जब भी ये दोनों बराबर होंगे तो 45 ही के होंगे, क्योंकि ये 90 डिग्री हो गया तो इनका योग 90 डिग्री होता है, और दोनों आपस में बराबर तो कितने कितने के हो जाएंगे, 45 हो जाएंगे। तो बहुत सिंपल हो गया। हमें यहाँ से कह रहे हैं ना कि cos A इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। अब देखिए इसको डायरेक्ट आप करिएगा ना तो आपका आंसर 0 हो जाएगा। कैसे 0 होगा बता रहे हैं, देखिए cos A cos B sin A sin B। cos और sin का वैल्यू 45 डिग्री के बराबर होता है, दोनों 45 डिग्री पे दोनों का मान क्या होता है, 1/√2 होता है। तो यहाँ 1/√2 ए भी हो जाएगा, 1/√2 ए भी हो जाएगा, यानी दोनों गुणा करेंगे 1/2 और माइनस 1/2, यानी कितना आंसर आ जाएगा हम लोग का, 0 हो जाएगा। बात आप समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे तो एक बार और समझ लीजिए यहाँ से, ठीक। देखिए 1:1√2 का रेशियो दिया हुआ है, तो इससे हमें ये पता चलता है कि एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, तो 45 और 90 का रेशियो होगा एंगल में। तो ये 45 है, साइन 45 cos 45 यहाँ रखेंगे, cos 45, तो ये cos 45 का वैल्यू दोनों में 1/√2 होता है। तो 1/√2 को गुणा करेंगे 1/1/√2, 1/1/√2 तो कितना हो जाएगा, 1/2, और ये भी 1/√2 गुणा करेंगे 1/2, या 1/2 में से 1/2 घटाएंगे, क्या आंसर होगा, 0 हो जाएगा। क्लियर? ऑप्शन नंबर सी हम लोग का आंसर हो जाएगा। चलिए 90 आइए, 90 नंबर क्या कह रहा है, थोड़ा सा इस क्वेश्चन में सोचना था और कुछ नहीं था। जब ये रेशियो बराबर है तो एंगल दोनों बराबर हो जाएंगे। साधारण ब्याज की दर से किसी राशि पर कोई राशि 3 वर्षों में 815 रुपया और 4 वर्षों में 854, देखिए 4 वर्ष में यह राशि 854 रुपये हो जा रहा है, और 3 वर्ष में कितना हो जा रहा है, तो 3 वर्ष में यह राशि 815 रुपये हो जा रहा है, ठीक। तो हमें बोला है ना कि राशि ज्ञात करना है, मूलधन निकालना है। देखिए हमेशा जब हम दो मिश्र धन को घटाते हैं ना तो हमें ब्याज प्राप्त होता है। जैसे 4 साल का ये मिश्र धन है और 3 साल का मिश्र धन, ये दोनों घटाएंगे तो इधर 1 वर्ष हो जाएगा, और इधर कितना रुपया आ जाएगा, 14 में से 5 गया 9, और यहाँ 4 बच गया, 4 में से 1 गया 3000 है। ये 39 रुपया नहीं 1 वर्ष का ब्याज मिल जा रहा है हमें। 1 वर्ष का ये क्या मिल जाता है, यहाँ से ब्याज मिल जाता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा, कभी भी दो मिश्र धनों को घटाएंगे तो इधर जितना भी वर्ष आएगा उतने वर्ष का ये ब्याज मिल जाता है। तो अगर 1 साल का ब्याज 39 रुपया है तो 3 वर्ष का ब्याज क्या होगा, साधारण ब्याज हर साल का बराबर होता है, तो 3 से गुणा कर लेंगे, 29 27 के साथ 2 हो जाएगा, और 3 तरीके 9 और 2 11, 117 रुपया हो जा रहा है। अगर 3 साल का ब्याज 117 है और 3 साल का मिश्रधन 815 है तो हम प्रिंसिपल नहीं निकाल लेंगे, मूलधन बराबर अमाउंट माइनस एसआई हो जाता है। तो अमाउंट हम लोग का कितना है, 815 रुपया है, और ब्याज कितना निकला है यहाँ से देख लीजिए, 815 में से हमें 117 घटा लेना होगा, तो कितना आ जाएगा, 15 में से 7 गया, 15 में से 7 गया 8 हो जाएगा, यहाँ 10 में से 1 जाएगा 9, और यहाँ कितना बच गया, 7 में से 1 गया 698 रुपया हम लोग का मूलधन हो जाएगा। बात आप समझ गए, सिंपल क्वेश्चन था। ये जब दोनों को घटाएंगे ना तो 1 वर्ष का ब्याज मिल जाएगा 39 रुपये। तो 3 साल का आप चाहें तो 4 साल का भी निकाल करके इसमें से घटा दीजिएगा, बात वहीं आएगा, ठीक। तो 3 साल का हम ब्याज निकाले 117, और ये 3 साल का अमाउंट दिया हुआ है 815। तो 815 में से हम 117 निकाल लिए तो 698 हम लोग का प्रिंसिपल आ जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, ये ऑप्शन नंबर सी हम लोग का आंसर हो जाएगा इसका, ठीक। 91 नंबर देखिए क्या बोला है, 91 कह रहा है कि एक वस्तु पर निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है, अगर इसे कीमत के 60% पर बेचा जाता है तो 35% की हानि होती है, तो प्रतिशत लाभ क्या होगा। देखिए जब हम 60% पे बेच रहे हैं, 60% पर बेच रहे हैं तो 35% की हानि, यानी कि 100 में जब 35 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 65% हो जाएगा। यानी इस 60% का वैल्यू यहाँ पे हमें 65 के बराबर मिला है। 60% का वैल्यू कितना है, 65% के बराबर। तो क्रैमुल हमेशा कितना होता है, क्रैमुल हमेशा जो रहता है 100% रहता है। तो अगर 60% का वैल्यू अगर 65% के बराबर है तो हमें बोला है यहाँ से कि प्रतिशत लाभ क्या होगा। और अच्छा एक चीज देखिए, जब 60% पे बेच रहे हैं ना, ये 60
60%। तो जब 60% पे बेच रहे हैं तो 35% की हानि, यानी कि ये किसके बराबर है आपका, तो 65% के। तो अगर 100% पे बेचेंगे तब क्या हो जाएगा, तो देखिए एक एक नियम से 65 बट्टा में 60 आ जाएगा और गुणे 100 हो जाएगा। ठीक, ये बात क्लियर हुआ। विक्रय मूल्य के 60% पे बेचने पे 35% हानि, यानी कि 65% के बराबर है। तो जो 100% पे बेचेंगे तो क्या होगा, तो देख लीजिए हमें कितना परसेंट लाभ हो रहा है। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से कटाते हैं, 2 3 6, 2 5 10, अब नहीं कटेगा, गुणा कर लीजिए, 5 5 25 2, 6 5 30 2 32। अब बट्टा 3 आ जा रहा है, इसको भाग दे रहे हैं तो 3 एकम 3, 3 8 24 और 1 बट्टा 3 आ रहा है। 108.1/3 का मतलब क्या हुआ, ये 100 से कितना अधिक है, देखिए 100 से ही ना अधिक है, 8.1/3% का हमें लाभ होगा, प्रॉफिट होगा। यहाँ से हम लोग का लाभ वाला आंसर हो जाएगा। बात क्लियर हुआ, सिंपल था क्वेश्चन, फिर से एक बार समझ लीजिए। 60% पे बेचने पर 35% की हानि, यानी कि 100 में से 35 घटा लिए। अगर 100 पे बेच रहे हैं तो ये 108.1/3 आ रहा है, यानी 100 से कितना अधिक है, तो 8.1/3, तो यही हमें लाभ होगा। यहाँ हानि हो रहा था तो घटाए, और ये 100 से कितना अधिक है उतना ही का हमें लाभ हो जाएगा। ठीक, तो 8.1/3 यानी ऑप्शन नंबर ए हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। 92 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 92 नंबर देखिए, कह रहा है हमें 92 कि दो संख्याओं का योग 22 है। एक संख्या का 5 गुना दूसरे संख्या के 6 गुने के बराबर है। देखिए एक संख्या को x मान लेते हैं, तो x का 5 गुना 5x = 6y के बराबर है, दूसरे को y मान लिए। ठीक, तो यहाँ से इन लोगों का रेशियो कितना निकल जाता है, x बट्टा y = 6:5 निकल रहा है। और यहाँ से योग कर रहे हैं तो 11 आ रहा है। इस 11 का वैल्यू हम लोग का 22 दिया हुआ है, बोला है ना कि योग 22 है, तो 11 यूनिट का वैल्यू 22 यानी 1 यूनिट का वैल्यू 2 आ जा रहा है। तो हमें पूछा है ना कि इसमें बड़ी संख्या क्या होगी, जो इसमें बड़ी संख्या है 6 है ना, तो 6 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और ये हम लोग के क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आसान तरीका था। 5x = 6y, रेशियो निकाले 6:5, तो योग कर रहे हैं 11 और 11 का वैल्यू वहाँ पे 22 दिया हुआ है, तो 1 का वैल्यू 2 यूनिट, तो बड़ी संख्या 12, छोटी संख्या पूछता 10 हो जाता। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है ये 93। देखिए क्या कह रहा है, 2093 बोला है कि 3 संख्याओं का योग 100 है। जैसे मान लीजिए 3 संख्या है, पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, और तीनों का योग यहाँ से 100 दिया हुआ है। ठीक, अब कह रहा है कि यदि पहली और दूसरी संख्या का अनुपात 4:9 दिया हुआ है, ठीक 4:9 दिया हुआ है। उसके बाद कह रहा है कि दूसरी और तीसरी का रेशियो जो दिया है ना कि 3:4 दिया है, दूसरी और तीसरी का अनुपात 3:4 दिया हुआ है। तब हमें ये कह रहा है ना कि दूसरी संख्या का पता लगाइए कितना होगा। ठीक, कि दूसरी संख्या कितनी है। देखिए बहुत आसान तरीका आपको बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि ये दूसरी संख्या इसमें 9 है और इसमें 3 है, तो इसको भी हम अगर 3 से गुणा कर ले तो ये भी 9 बन जाएगा, तो इसे भी 3 से गुणा कर लेते हैं। अब देखिए सिंपल हो गया, 4 ये 9 ही रह जाएगा, और ये 4 3 12 हो जाएगा, तो ये तीनों का रेशियो हो जाएगा। यहाँ से बहुत आसानी से हम लोग निकाल लेंगे। आप एक ऐसे भी कर सकते हैं, 4 3 12, 29 27 और ये नचोगे 36, उसको कटा के करिएगा तब भी वही बात आएगा। और इस तरह से सिंपल हो जा रहा है। ये जब 9 के बराबर हो जा रहा है ना, ये 9 है, इसको भी 9 के बराबर कर लिए, तो इसमें हमें 3 से गुणा करना पड़ेगा। जब इसमें कर रहे हैं तो इसमें भी करना होगा, रेशियो बराबर हमेशा रखना होगा। तो 4:9:12 हो जा रहा है। अब इनका योग देखिए कितना आ जा रहा है, ये 12 4 16 9 25 आ जा रहा है, और इस 25 यूनिट का वैल्यू 100 के बराबर दिया हुआ। कह रहा है ना कि इन लोगों का योग कितना है, 100 है। तो 25 यूनिट का वैल्यू 100 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू हम लोग का 4 हो जाएगा। तब क्या पूछा है यहाँ से, देखिए आपका कह रहा है कि दूसरी संख्या क्या होगी। दूसरी संख्या यहाँ से 9 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू जब 4 है तो 9 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 9 चौके 36 हम लोग का आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है। यहाँ से सिंपल, जो भी पूछता 12 का पूछता 12 चौक 48, पहला पूछता तो 4 चौके 16 हो जाता। सिंपल क्वेश्चन। रेशियो में बस हमें कंपाउंड रेशियो निकाल लिए इनका। ये 4:9 था, 3:4, तो इसको भी 9 बना लिए, तो 4:9:12 हो जा रहा है। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन है ये, इसका हम लोग का 36 ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। 94 है ये, क्या करें 94 हमें बोला है कि छमाही आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करने पर रेट दिया हुआ है ना, देखिए 18,500 रुपये का हमें ब्याज निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। और यहाँ रेट दिया हुआ है ना, रेट 40% दिया हुआ है, 40%, और टाइम जो दिया है ना हमारा 18 माह दिया हुआ है। देखिए कभी भी आप ये ध्यान रखिएगा कि जब अगर ये छमाही की गणना हो, ये तो वार्षिक दिया हुआ है, ये हम लोग को कितना दिया हुआ है, वार्षिक की बात किया है। तो अगर छमाही पूछा जाए ना, छमाही,
तो यहाँ से रेट आधा हो जाता है, यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट आधा हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 20% हो जाएगा, ठीक। और टाइम दोगुना हो जाता है, तो 18 माह का दोगुना कितना हो जाएगा टाइम, यहाँ से 36 माह, इसका मतलब कितना हो जाएगा 3 वर्ष हो जाएगा, ठीक। अब हमें 20 साल के 20% की दर से 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो इसका चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का आपको प्रतिशत बताए थे, देखिए जैसे 20% है, ये 20% है, तो अब इसका 20 का 20 लगेगा, ब्याज का ब्याज इसमें जुड़ता रहता है, तो 20 का 20% निकालेंगे तो 400 में 100 से भाग देंगे, यानी पॉइंट यहाँ आ जाएगा, तो कितना हो गया 20 20 40 44% हो गया। अगर 2 साल की बात करता ना तो 44% निकाल लेते हैं, हम लोग का आंसर आ जाता है। लेकिन हमें ये बोला है ना कि 3 साल का, तो फिर इसमें 20% ऐड हो जाएगा और इस 44 का 20% और भी लगेगा, तो 44 में 20 से गुणा कर लेंगे, तो देखिए कितना आ जाएगा, यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, 0 4 दूना 8, 4 दूना 8 हो जाएगा। अब दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा, 100% का मतलब 100 होता है ना, भाग देंगे तो ये कितना आ जा रहा है टोटल, तो 44 20 64 और 8 72.8। बहुत लोग को याद भी होगा, डायरेक्ट अगर ये चीज़ याद रहे ना, याद कर लेना चाहिए यहाँ से। 2 साल का पूछे, 2 साल का तो ऐसे ही याद रहता है, 44% होता है, और 3 साल का 72.8% होता है। अब बहुत सिंपल हो गया, हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। 8500 रुपये मूलधन है, तो 8500 रुपये का, देखिए यहाँ से बोला हुआ है कि 1,50,000, ये है 18,500 है, तो 18,500 का हमारा कितना परसेंट निकाल लेंगे, 72.8% निकाल लेंगे, ये डायरेक्ट हम लोग का चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाएगा। तो देखिए ये दशमलव हटाएंगे, नीचे 0, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 5 से कटा लेते हैं, 5 दूना 10 और यहाँ कटेंगे 5 3 15 16, 5 7 35 हो जाएगा। ये 2 से कटा लेंगे, 2 3 6, 2 6 के 12 और 2 चौके 8 हो जाएगा, यानी कि 364 में हमें 37 से गुणा कर लेना है। तो 7 चौक 28, 8 2 हो जाएगा, 8 7 6 42, 43 44 कर 4 4 और 7 3 के 21, 4 25 हो गया, 4 3 12 कर 2 हासिल 1 हो जाएगा, 6 3 18 1 19 हो जाएगा, और 3 3 के 9 1 10 हो जाएगा, यानी कितना आ जा रहा है, जोड़ लीजिए 4 हो जाएगा, 9 5 14 4 और ये 3 हो जाएगा, 13,444 रुपया हम लोग का आ जा रहा है यहाँ से, 13,448 रुपया। यही हम लोग का क्या हो जाएगा यहाँ से, वो आपका 1 मिनट, सॉरी यहाँ 6 होगा ना जी, जोड़ने में गलत हो गया था, 8 और 6 हो जाएगा, 9 4 13, यानी कि 13,468 रुपये आ जा रहा है। 13,468 रुपये इसका कंपाउंड इंटरेस्ट आ रहा है। आप अमाउंट निकाल कर भी प्रिंसिपल घटा के वैसे भी बना सकते हैं, A बराबर P इंटू 1 प्लस R, थोड़ा सा ये आसान होता है। अब देखिए ये चीज़ निकाले हैं ना, इसीलिए आसान होता है, बहुत लोग को ये याद रहता है, डायरेक्ट ये याद रहता है। ये कैसे निकला एक बार और सीख लीजिए जिनको नहीं पता है। ये 20 का 20% निकाले तो 4 आ रहा है, ठीक, यानी कि 20 प्लस 4 यानी 44% 2 साल का निकल गया। और फिर तीसरा साल में 20% बढ़ेगा और इस 44 का 20% ब्याज भी लगेगा, ब्याज का ब्याज बढ़ता जाता है, तो 44 का 20% 8.8 हुआ, तो सबको जोड़े तो 72.8% आ रहा है। अब अगर याद होगा तो ये बस सिंपल यहाँ से केवल निकाल लेना होगा कि 18,500 का 72.8% कितना आ रहा है, 13,468 रुपया। तो यही हम लोग का चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हम लोग का ए में दिया हुआ है। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 95 नंबर, 95 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 95 नंबर क्या कह रहा है, इसमें आप 2-3 बातें ध्यान रखिएगा कि अगर छमाही रहे तो दर क्या हो जाता है, आधा हो जाता है, समय दोगुना हो जाता है, ठीक। अब देखिए ये बोला हुआ है हमें, ये तो बहुत सिंपल है जी, तरीका से बनाइएगा तो सिंपल है, नहीं तो गुणा करिएगा तो गुणा करते रह जाएगा, ठीक। प्लस हमें बोल रहा है कि 94 गुणे 94। देखिए इसको करने का सबसे आपको आसान तरीका बता रहे हैं। ये देखिए इसको जब हम लिखेंगे तो 100 प्लस 6 का होल स्क्वायर कर लेते हैं, 100 प्लस 6 का होल स्क्वायर। अब इसको क्या लिखेंगे, 100 माइनस 6 का होल स्क्वायर कर लेते हैं, क्योंकि 94 में 100 में से 6 घटाएंगे, 94 हो गया, 100 में 6 जोड़े। अब देखिए ये कैसे फॉर्मूला पे बन जा रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाता है, 2 इंटू ए स्क्वायर मतलब 100 का होल स्क्वायर, 4 को 0 हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर यानी 6 जाएगा 36 हो जाएगा, तो ये 20,000 हो जाएगा, ये 72 हो जाएगा, यानी कि 20,072 जो हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा 20,072 हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो देखिए कितना आसान है। अब अगर गुणा करके जोड़ेंगे तो जोड़ते रह जाएंगे, सिर्फ हम लोग का क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर हो जाता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये बात याद है ना आपको, फॉर्मूला देके लिख देते हैं यहाँ पे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला बहुत यूज होता है।
ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाता है। अगर यहाँ माइनस आ जाए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तब क्या हो जाता है 4ab हो जाता है। तो ये फॉर्मूला दोनों याद रखिएगा, दोनों सिंप्लीफिकेशन में बहुत यूज होता है, ठीक। तो ये सिंपल हम लोग कर लिए, कितना आ रहा है बी 20072, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक। चलिए 96 नंबर क्वेश्चन देखिए, 96 क्या कह रहा है। 96 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोला है कि x माइनस 1 और x प्लस 3, देखिए एक यहाँ पे द्विघात बहुपद दिया है x स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी, और इसके दो फैक्टर दिया है, एक x माइनस 1 और ए एक्स प्लस 3 दिया हुआ है। दोनों क्या है, इसके फैक्टर हैं। तो हमें बोला है कि a और b का वैल्यू हमें निकालना है। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कैसे, अगर ये इसके फैक्टर है तो इसको 0 के बराबर कर रहे हैं, तो इधर x बराबर कितना निकला 1, तो ये x बराबर 1 इसको सेटिस्फाई करेगा, यानी कि 0 के बराबर कर लेगा। तो यहाँ x बराबर 1 रखते हैं, तो देखिए 1 का होल स्क्वायर 1 हो जाएगा, और ये a हो जाएगा प्लस b हो जाएगा बराबर, ये 0 के बराबर कर लेगा। तो यहाँ से एक इक्वेशन क्या निकला हमें, a प्लस बी इजकल टू -1 निकला, इसको फर्स्ट मान लेंगे, ठीक। और ये यहाँ देखते हैं, इसको जब 0 के बराबर कर लेते हैं तो यहाँ x बराबर -3 आ रहा है, तो x बराबर -3 भी इसमें रखेंगे तो ये भी क्या करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा। तो -3 का होल स्क्वायर यहाँ 9 हो जाएगा, -3a हो जाएगा प्लस b इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग का क्या निकल रहा है, यहाँ से देखिए, तो यहाँ से निकल जा रहा है -3, माइनस हटा इधर लेके चले जा रहे हैं, तो 3a माइनस b इजकल टू 9 आ रहा है। ये दूसरा इक्वेशन हो गया, और ये पहला इक्वेशन था हमारा a प्लस बी इज इक्वल टू कितना था, -1 था। दोनों से हम नहीं निकालेंगे, a और b का वैल्यू पूछ रहा है। यहाँ जब जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा, 3a और a कितना हो जाएगा 4a इजकल टू 8 आ जा रहा है, यानी a का वैल्यू 2 आ गया। यहाँ से हम देखें कि a का वैल्यू 2 आ जा रहा है, तो इसमें किसी में भी रख दीजिए, जैसे इसी में रख लेते हैं। तो a का वैल्यू 2 आया है, 2 प्लस बी इजकल टू -1, तो ये 2 इधर जाकर क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू -3 आ जाएगा। तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। a बराबर 2 आया, b बराबर -3, यानी ऑप्शन नंबर हम लोग का सी आंसर हो जाएगा। बात क्लियर हुआ। अच्छा क्वेश्चन है ये, ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे हुए हैं। ये x माइनस 1 और x प्लस 3 दोनों इसके क्या है, फैक्टर हैं। तो जब फैक्टर हैं तो x का वैल्यू इससे निकाले तो 1 आ रहा है, 1 इसको सेटिस्फाई किया, यानी कि a प्लस बी बराबर -1 एक इक्वेशन निकला। और ये x प्लस 3 बराबर 0, तो x का वैल्यू -3 इसमें जब रख रहे हैं तो ये इतना आ रहा है, a भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा 0 के बराबर। ये दूसरा इक्वेशन है। दोनों को हमने सॉल्व कर लिया, a का वैल्यू 2 आ रहा है, तो 2 इसमें रख लिए हैं, तो b का वैल्यू -3 आ जा रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर हम लोग का सी इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 97 नंबर क्वेश्चन देखिए, 97 नंबर क्या बोला है, 97 देखते हैं। 97 कह रहा है कि एक निश्चित राशि पर 10 वर्ष के बाद 10 वर्ष का ब्याज जो है 600 रुपया हो जा रहा है। देखिए यहाँ से हमें बोला है कि अगर 10 वर्ष का ब्याज 600 रुपया है, ठीक, 600 रुपया है। अब कह रहे हैं कि अगर 5 वर्ष के बाद 3 गुना हो जाए, यदि मूलधन 5 वर्ष के बाद 3 गुना हो जाए तब जो है ब्याज क्या होगा। देखिए ये 10 वर्ष का तो दे दिया हमें 600 रुपया, तो अगर हम इसे 5-5 वर्ष में 2 भाग में तोड़ते हैं, क्योंकि 5 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, जब 10 वर्ष का ब्याज 600 रुपया है तो 5 वर्ष का ब्याज इसका क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, 300 रुपया हो जाएगा। अब अगले 5 वर्ष में क्या कह रहा है कि अगले 5 वर्ष में मूलधन जो है 3 गुना हो जा रहा है, जो ये मूलधन है हम लोग का प्रिंसिपल वो 3 गुना हो जा रहा है। तो देखिए जब मूलधन 3 गुना होगा ना तो ब्याज भी हमें 3 गुना मिलेगा, तो 300 का 3 गुना कितना मिलेगा, 900 रुपये हमें ब्याज मिलेगा। ये बात क्लियर होगा। जितना गुना मूलधन को बढ़ाएंगे उतना ही गुना हमें ब्याज अधिक मिलेगा। तो जब मूलधन 3 गुना कर रहे हैं तो ब्याज भी हमें अगले 5 साल का ब्याज जो है इसका 3 गुना मिलेगा, यानी कि 900 रुपये मिलेगा। तो अब दोनों ब्याज मिलकर कितना हो जा रहा है, 900 और 300 1200 रुपये हो जा रहा है। यानी अब 10 साल में हमें कितना रुपये मिलेगा, 1200 रुपये मिलेगा। पहले 10 साल में 600 मिलता था, तो 5 साल का 300 हुआ, इसमें कोई गुना नहीं किया गया है तो सिंपल है। अगले 5 साल में 3 गुना जब कर रहे हैं प्रिंसिपल को तो ब्याज भी 3 गुना बढ़ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 900 रुपये हो जाएगा। तो 900 और 300 1200 रुपये अब हमें मिलेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो ये बात ध्यान रखिएगा, जितना गुना हम बढ़ाएंगे मूलधन उतना गुना हमारा ब्याज भी बढ़ेगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए।
98 नंबर बोला है कि दो क्रमागत सम पूर्णांकों का HCF क्या होगा। देखिए कोई भी दो सम संख्या लीजिएगा ना तो कॉमन फैक्टर हमेशा दो ही आएगा। जैसे मान लीजिए हम ये आपको एग्जांपल से ही लेके समझा रहे हैं, 6 8, यहाँ से दो लगातार लेंगे तो हमेशा कॉमन फैक्टर दो आएगा, तो इनका HCF क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि दो गो कोई भी अगर सम संख्या लगातार लेंगे हमेशा कॉमन फैक्टर क्या आएगा, दो आएगा, क्योंकि सम संख्या का हमेशा गुणांक 2n होता है। जैसे मान लीजिए 2x 2y 2x 2y हुआ, इसी रूप में रहेगा तो इसका कॉमन फैक्टर हमेशा दो मिलता है, तो इनका HCF हमेशा क्या होगा, दो ही रहता है। ठीक, सम संख्या दो लगातार सम संख्या लेंगे तो HCF क्या हो जाएगा, हमेशा दो, यानी ऑप्शन नंबर हम लोग का डी हो जाएगा यहाँ से। ठीक, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है, दो हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 99 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 99 बोला है कि PQR साझा कर रहे हैं, एक व्यापार लगा रहे हैं PQR, और कितने कितने रुपए लगाए हैं, ये 35,000 रुपये लगाए हैं, और ये लगाए हैं 45,000 रुपये, और ये लगाए हैं यहाँ से जो डी लगाए हैं R लगाए हैं 55,000 रुपये लगाए हैं। ठीक, अब हमें कह रहा है कि अगर एक वर्ष के बाद इन लोगों का लाभ हो रहा है 40,500, ठीक, इतना रुपए लाभ हो रहा है 40,500 रुपये, तो उसमें उनका हिस्सा निकालना है, सबका हिस्सा। तो देखिए जब एक वर्ष के बाद इसे मिला है ना, तो ये सब में एक एक वर्ष से गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक से गुणा करिए सेम वही हो जा रहा है। कल ही बताए थे आपको कि लाभ का जो रेशियो होता है पूंजी गुणे समय, तो पूंजी गुणे समय एक एक से गुणा करेंगे तो कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा। तो यही लाभ का रेशियो सिर्फ पूंजी के अनुपात में हम बांट देंगे, क्योंकि वर्ष सब में समान है, एक एक वर्ष है। देखिए 3 0 से यहाँ 3 0, यहाँ 3 0, 5 7 35, 5 9 45, और 5 से 11 5 55, इसी रेशियो में इन लोगों का लाभ जो है बढ़ जाएगा। तो 11 9 कितना हो जा रहा है आपका, 20 7 27। इस 27 यूनिट का वैल्यू यहाँ से दिया हुआ है 40,500 रुपये है, तो इसको कटा दीजिए। देखिए 15 से कट जा रहा है, यानी 15 से कटने का मतलब 1500 हो जा रहा है। एक यूनिट का वैल्यू 1500 हुआ, तो 7 यूनिट का वैल्यू यहाँ से कितना हो जाएगा, 15 7 105 पे 00 हो जाएगा। 9 यूनिट का वैल्यू 15 9 कितना हो जाएगा, 135 पे 00 हो जाएगा। और यहाँ 11 का वैल्यू गुणा कर लीजिए, 15 एकम 15 5, 15 एकम 15 1 16 पे इतना 0 हो जाएगा, यानी 10,500 P को मिलेगा, 13,500 Q को मिलेगा, और 16,500 रुपया R को मिलेगा। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। बात यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, सिर्फ हमें क्या करना है कि इनके पूंजी के रेशियो में हमको बांट देना है, क्योंकि समय सबका सेम है, सबने एक एक वर्ष के लिए लगाया हुआ है, तो एक एक से गुणा करेंगे कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो 7:9:11 के रेशियो में बढ़ जाएगा, यानी 27 यूनिट का वैल्यू 40,500, तो एक यूनिट का वैल्यू यहाँ 15 मिनट में कट जाएगा, 1500 हुआ। तो 15 7 105 हो जा रहा है, 15 9 135, 15 में 11 से गुणा करेंगे 165 00 लगा दिए। तो देख लीजिए किस ऑप्शन से मैचिंग कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्या हो जा रहा है यहाँ पे, बी हो जा रहा है। क्लियर, सिंपल क्वेश्चन। अगला है ये 2000 देख रहे हैं, 2100 2000 ये 99 था, तो अब 2100 पे हम लोग पहुँच गए। 2100 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। एक सीरीज दिया हुआ है, कंप्लीट द सीरीज कह रहा है, 167, और यहाँ दिया है 334, अगला दिया है 668, अगला दिया है 1336। बहुत आसान सीरीज है। बोला है यहाँ क्या होगा, ये तो दो गुना होता जा रहा है। देखिए ये दो गुना हुआ है, इसका दो गुना ये हुआ है, इसका दो गुना ये हुआ है, तो आप दो गुना कर लीजिए ना, आंसर आ जाएगा। 6 दूना 12 कर 2 हर्षी लेख, 3 दूना 6 1 7 हो जाएगा, और फिर 3 दूना 6 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 1672 जो हो जाएगा हम लोग का, सॉरी 1 मिनट, सॉरी गलत हो गया, 6 दूना 12 2 हो जाएगा ना, 3 दूना 6 1 7 हो जाएगा, और 3 दूना 6 2 एकम 2 2672 में हो जाएगा। तो 2672 हम लोग का आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बहुत आसान सीरीज था, दो गुना करते गया है, तो हमने लास्ट वाले को दो गुना कर लिया, तो 2672 हम लोग का आंसर आ जा रहा है। तो यहाँ से हम लोग 2100 तक पहुँच गए। ठीक, जिसमें हम लोगों ने आज 30 क्वेश्चन किया। ठीक, 30 क्वेश्चन आज हम लोग कंप्लीट कर लिए। ठीक, तो देखिए अगला जो वीडियो होगा, अब इस जो आपका जो जेई वाला क्वेश्चन है, इसमें और आपका बच रहा है 41 क्वेश्चन बच रहा है। ठीक, 2141 तक क्वेश्चन है, तो हम लोग देखेंगे, एक प्रयास करेंगे कि 41 क्वेश्चन एक वीडियो में हम लोग कर ले। ठीक, अगला वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, उसमें 41 क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे, जो कि कल होगा। ठीक, चलिए आज बस इतना रहने देते हैं। बस आप घर पे बैठ के प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि कोचिंग वगैरह नहीं चल रही है, तो घर पे आप प्रैक्टिस करिए और अच्छा से मन लगा कर पढ़िए। आगे आपका एग्ज़ाम
का डेट अब डिक्लेयर होगा तो बहुत सारे एग्जाम मिलेंगे आपको लगातार, ठीक। तो कोरोना के बाद एग्जाम मिलेंगे, अब बस अपना प्रिपरेशन रखिए। बहुत लोग निगेटिव माइंड में जा रहे हैं कि अब आगे वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी, तब ये सब नहीं सोचना है, दुविधा में नहीं पड़ना है। अब बस अपना प्रिपरेशन करिए, आप अपने वर्क पे ध्यान करिए, ठीक। कर्म पे ध्यान दीजिए, फल तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक। बस अपना काम करना है कि अच्छे से मन लगा करके पढ़ना है, प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करना है, ठीक। तो चलिए उम्मीद करते हैं प्रैक्टिस आप करेंगे। तो बस आज इतना ही रहने देते हैं, अपना ख्याल रखिए, घर पे पढ़ाई करिए। बाय, गुड नाइट।